तो गाइस वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। मेरे दोस्त याद रखना, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए डेली क्लास लेके आ रहे हैं आर्ट्स का और साथ में क्लास 10th का भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर पे आर्ट्स का क्लास डेली चल रहा है। आज आपका हिस्ट्री का क्लास चलने वाला है, इतिहास का क्लास 12 का कक्षा 12 का इतिहास आई मीन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा नगर और किसान। राजा नगर और किसान मेरे दोस्त, यह हम चैप्टर है आज का, जो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है मेरे दोस्त आपके लिए। इसका लेक्चर नंबर 2 है, इसलिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन से देखो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं हर टॉपिक को। जैसे कि आपका एक टॉपिक है 6 नंबर क्वेश्चन में डाल दिया गया, सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके, जाकर जरूर देखिएगा। मौर्यकालीन कला की विशेषताएं बताइए। देखिए, कला मतलब होता है आर्ट। आर्ट मतलब जो मौर्य कालीन था, जिस समय मौर्य का शासन था, ठीक है ना, तो मौर्य कालीन का उस समय कला होता था। आज भी बहुत सारा कला है, जैसे कि पेंटिंग का कला होता है, सिंगिंग का कला होता है, बहुत सारे कला आपने प्रदर्शित करते हैं। कोई स्टैंड करता है, कोई बहुत सारा अपने अपने प्रकार की कला करते हैं। सर्कस जानते हैं, सर्कस में क्या होता है, कला को प्रदर्शित करना होता है, सिंपल। ठीक है ना, तो वही प्रकार के मौर्य कालीन कला की विशेषता क्या है, इसी की बात किया गया। और यह क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और साथ में नंबर नीचे दिख रहा है, कोर्स अगर ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स का भी कंटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस युग में, किस युग में, तो मौर्यकालीन युग में। ठीक है ना, इस युग में स्मारकों, स्मारक जानते हैं, स्तूप जानते हैं, स्तूप जो होता है, अभी भी वैशाली में भी स्तूप है। ठीक है ना, आप सुने होंगे स्तूप। ठीक है ना, स्मारकों स्तूप आदि पर जो लेप किया गया, लेप मतलब जो भी चित्र बनाया गया, लेपन किया गया मतलब उस पर चित्र जो भी बनाया गया, वह आज भी क्या है, यथावत है। आज भी वो देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए, नहीं। उस समय जो भी चित्र बनाए गए थे पत्थरों पर, स्मारकों पर, जो स्मारक होते हैं बड़े बड़े पत्थर के रूप में, जो कला प्रदर्शित किया गया, आज भी वो यथावत है, आज भी वो है, प्रेजेंट है, ना कि विलुप्त हो गया। ठीक है ना, आज भी वो देखने को मिलता है। तो इस युग में स्मारकों, स्तूपों आदि पर जो लेप किया गया, आज भी वो यथावत है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, भाव प्रकाशन तथा प्रदर्शन में पूर्ण समर्थता है। देखो उस समय का भाव प्रकाशन, उसमें पूर्ण समर्थन मिलता था जब इसका प्रतियोगिता होता था कला का। कला मतलब जो है ना आर्ट का प्रदर्शन। ठीक है ना, हो सकता है कोई चित्रकला में हो, कोई बहुत प्रकार के, तो भाव प्रकाशन तथा प्रदर्शन में पूर्ण समर्थता है इसका। साथ में थर्ड पॉइंट क्या है, लोक कला की शैली। जो लोक कला की शैली, जो कला की विशेषता होता है, उसको लोग भूलने लगे थे, आज के जमाना में भूल गए हैं। कला क्या है, भोजपुरी में क्या है, भोजपुरी में देख लो आप, कुछ मतलब कोई कला का शैली नहीं दिखाता है। जहां तक गायकी में, फिल्म में देख लो, फिल्म में कोई कला का नहीं, बस एक लड़की होगी, वो भाई होगा उसका गुंडा, एक हीरो होगा, गरीब होगा, उससे प्यार होगा, उससे भी झगड़ा होगा, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंपल यही होता है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है एक लड़की होगी जो गरीब परिवार या मिडिल परिवार से होगी, उससे हीरो भी प्यार करने लगता है, और कोई गुंडा का जो भाई है, उनका बेटा, उससे भी प्यार करने लगता है, इसके बीच लड़ाई हो जाता है। मतलब सेम कंडीशन सभी में, एक मूवी होता है। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन है, लोक कला की शैली, लोक कला की जो शैली होना चाहिए, आर्ट का जो तरीका होना चाहिए, वो क्या है, शैली प्रभावशाली, अभूतपूर्ण और क्या है, मौलिक है। उस समय के ऐसे लोग होते थे, उसको समझते थे। ठीक है ना, तो लोग कला की जो शैली है, जो कला की आपकी आर्ट की जो तरीका होना चाहिए, शैली मतलब तरीका होता है, जो शैली है, लोग की कला की शैली प्रभावशाली, एकदम प्रभावशाली होता था, अभूतपूर्ण होता था। ठीक है ना, अभूतपूर्ण, साथ में का मौलिक है। ये सब आपको मौर्य कालीन में देखने को मिलता था। इसकी विशेषता यही है, जो आपको 3 पॉइंट के थ्रू लिखा गया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 है इतिहास का, याद रखना मेरे दोस्त, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर मतलब क्लास नंबर 2 है, इससे पहले क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। देखिए, महाजन पद क्या है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, महाजन पद समझ गए। देखिए, महाजन पद आज के समय में एक डिस्ट्रिक्ट है। जब कोई साम्राज्य बैठाता था, साम्राज्य, ठीक है ना, तो उस साम्राज्य में क्या होता था, बहुत बड़ा साम्राज्य फैला लेता था, उसका एक अपना एक साम्राज्य बन जाता था। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े शहर होते थे, बड़े बड़े मतलब गांव, आज के जो शहर में बड़े बड़े मतलब हर चीज होते थे। तो आज के जो भारत है, भारत एक का अपना एक देश है,
पहले एक साम्राज्य होता था, पहले देश में साम्राज्य होता था, तो साम्राज्य में बड़े बड़े शहर होते थे, उसको क्या कर महाजन पद कहा जाता है। आज किसके बराबर है महाजन पद? आज की बात करें तो एक राज्य के बराबर है। जैसे भारत का एक राज्य है, तो अपना एक राज्य है, उस प्रकार से हर एक अपना अपना बिहार राज्य है, यूपी है, सब। तो आज राज्य के बराबर उस समय का महाजन पद था। उस समय का एक शहर महाजन पद कहलाता था। आज उसको हम एक राज्य का नाम दे सकते हैं। और जनपद जो बात करें, जनपद इसमें शब्द आएगा महाजन जनपद, महाजनपद, ठीक है ना। तो महाजनपद की बात कर, जनपद का मतलब होता है महाजनपद, मतलब बहुत बड़ा शहर, यानी कि आज राज्य की बात कर रहे हैं। और जनपद की बात कर ले तो जनपद आज का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला मान लेते हैं। यानी कि हर एक शहर में बड़ा एक राज्य बना, उसको हम लोग उस समय का महाजनपद कहते, क्या महाजनपद कहते, ठीक है ना। लेकिन उस समय की बात कर ले, उस समय का बड़ा शहर होता था उसको महाजनपद, आज का एक राज्य हो गया। राज्य में बहुत छोटा छोटा शहर है, छोटा छोटा शहर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उस समय भी बड़े बड़े शहरों में का छोटा छोटा गांव के रूप में होता है, उसको क्या कहा जाता था उस समय जनपद कहा जाता था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इस चीज को क्या होगा, तो समझिए। देखो महाजनपद, क्या महाजनपद का क्षेत्र आज का एक राज्य, देखिए आज का एक राज्य आकार का बड़ा क्षेत्र होता है। बहुत सिंपल है, बड़ा क्षेत्र था, यानी कि महाजनपद का क्षेत्र आज का एक राज्य के आकार का बड़ा क्षेत्र होता था, ठीक है ना। प्रमाण में शासक की छोटी इकाई जन कहलाते थे, मतलब छोटी जो गांव था उसको जन कहलाते थे, छोटी इकाई जो छोटे छोटे शहर थे उसको जन कहते थे, ठीक है ना, जन कहते थे। जो आगे विस्तृत होकर, जो आगे बढ़कर, जो बड़ा बनकर, ठीक है ना। जैसे कि पहले अभी गांव होता है, गांव अगर ज्यादा उसमें जनसंख्या हो जाता है वो नगर निगम के अंतर्गत आ जाता है, क्यों विस्तृत होकर, ठीक है ना। तो ये कहा गया आगे विस्तृत होकर जनपद के रूप जनपद के रूप जानी गई, ठीक है ना। जनपद आधुनिक जिले के समक्ष था, मतलब अभी के जो जिला है वह हमारा जनपद उस समय का था, ठीक है ना। आज भी यूपी में, आज भी यूपी के जिले जनपद के रूप में जाने जाते हैं, आज भी यूपी के जिले जनपद के रूप में जाने जाते हैं। जनपद का विस्तृत क्षेत्र महाजनपद, अगर जनपद ज्यादा विस्तृत हो जाता था, ज्यादा बड़ा नगर बन जाता था, तो क्या हो गया, वो इसके लिए क्या हो जाता था महाजनपद काला आ जाते थे, मतलब महाजनपद क्या हो जाते, काला आए। भारत में, भारत के समय 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, भारत में 16 महाजनपद थे। सिंपल ये डिफिनीशन है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वही छोटे अगर शहर, अगर कोई बड़ा शहर बन जाता है तो उसको स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया जाता है। आज मुजफ्फरपुर देख लो स्मार्ट सिटी बन चुका है, और पटना के बाद 2 नंबर पर मुजफ्फरपुर आने लगा है, और मेट्रो भी आने लगा है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे मेट्रो का भी काम शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा करके। चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है शतवाहक कौन थे। क्वेश्चन कहा गया 18 के एग्जाम में पूछा गया शतवाहक कौन थे मेरे दोस्त। तो याद रखना दक्कन और महाभारत, क्वेश्चन है मध्य भारत, देखिए दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी को सतवाहन कहा जाता है। देखिए जब मौर्य कालीन था, मौर्य का राजा, मौर्य का शासन चलता था, तो मौर्य कालीन, तो हर एक उसका सत्ता, उसका पुत्र क्या हो, उसका सत्ताधारी होता है, उसका अधिकार होता है, उत्तराधिकारी होता है। क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा बनता था, आज वैसा नहीं है। जैसे कि अगर ऐसा भी अभी भी कानून अगर भारत में ला दिया जाए तो प्रधानमंत्री के बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन अभी तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। तो राजतंत्र उसमें चलता था मौर्यकालीन मध्य भारत में, ठीक है ना। तो मध्य भारत में क्या होता था उस समय, मौर्य का शासन चलता था। तो मौर्य के उत्तराधिकारी जो उसके बेटा होंगे, पोता होंगे, ठीक है ना, उत्तराधिकारी को सतवाहन, सतवाहन कहे जाते थे, सतवाहन हुए। और इस वंश के शासक अपने 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 आप को ब्राह्मण समझते थे। और याद रखना मौर्य कालीन का जो भी राजा हुए, उस समय जो भी अंश हुए उसके, वो अपने आप को ब्राह्मण समझते थे, क्या समझते थे, ब्राह्मण समझते थे, ठीक है ना, ब्राह्मण समझते। उसके उसके साथ वे स्वयं को क्षत्रिय समझते थे, मतलब क्षत्रिय हो गए, मतलब क्षत्रिय होता था, बड़े राजा लोग क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण उससे कम होता था, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय काफी उच्च जात के लोग को कहे जाते थे, ठीक है ना। तो क्या कहते, अपने साथ वे स्वयं को क्या कहते थे, क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाले बताते थे। यानी कि क्षत्रिय जो भी था उसको नाश करके अपने आप को ब्राह्मण राज लाना चाहते थे, कौन, मौर्य, ठीक है ना। तो याद रखना मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी को शतवाहन कहा जाता है। और इस
वंश में, यानी कि इस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण समझते थे और इसके साथ, यानी कि इसके साथ वे अपने स्वयं को क्षत्रियों को विनाश करने वाले या शासकों को नाश करने वाले अपने आप को बताते थे। यह क्वेश्चन आपको सतवाहन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है? मैं दोस्त डेली में क्लास देता हूँ और जो इतना इजी तरीका से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, डिफिनीशन बहुत इजी देंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला की विशेषताएं का उल्लेख करें। देखिए, गंधार एक राज है। आपने सुना होगा, महाभारत देखे होंगे तो आपको पता है कि महाभारत में गंधार एक शहर का नाम था, एक राजा का किला था, ठीक है ना। वहां के एक राजा थे गंधार, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गंधारी, जिसका शादी बेसिकली धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र कौन है? अंधा, जो जिसके 100 बेटा हुए। और गंधारी की भाई जो शकुनी मामा के नाम से जाना जाता है, वही गंधार का राजा था, ठीक है ना, गंधार के राजा, याद रखना। तो गंधार की कला, कला मतलब वहां के आर्ट के बारे में बात करें, तो गंधार कला की विशेषताएं का उल्लेख करें, वहां के आर्ट की विशेषताएं क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, उसकी विशेषताएं बहुत निम्नलिखित है। सबसे पहला, गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा तत्कालीन यूनानी है। देखिए, भारतीय वहां का जो भी वस्तु है, विषय वस्तु है, ठीक है ना, वहां का विषय वस्तु पर भारतीय तथा तकनीक यूनानी है। मतलब जो भी भारतीय वस्तु है, वहां के तकनीकी जो यूनान के रूप में, यूनानी जो थे ना, उस तरह से ये किया गया है, ठीक है। तो याद रखें, वहां का तकनीकी क्या है, यूनानी है, लेकिन सामान आपका भारतीय है। सेकेंड पॉइंट क्या है? गंधार कला में निर्मित मूर्तियां, जो वहां पे जो भी प्रतिमाएं बनाए गए हैं, जो भी मूर्ति बनाए गए हैं, ठीक है ना, मूर्तियां साधारणतः यहाँ पे स्टील पत्थर से बनाए गए हैं। क्या? स्टीली, यहाँ पे स्टीली पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है ना। याद रखना, वो भी जो साधारण सिंपल बनाए गए हैं, वहां के जो भी मूर्तियां हैं साधारण, यहाँ पे साधारणतः क्या बनाए हैं, स्लीटी पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। और साथ में ऑप्शन सी की बात कर ले तो ऑप्शन सी में क्या है, मतलब ऑप्शन सी कह रहे हैं, मतलब थर्ड पॉइंट की बात करें। देखिए, भगवान बुद्ध के बाल यूनान तथा राम की शैली में बनाए गए हैं, ठीक है ना। भगवान जो बुद्ध का जो बाल बनाए गए हैं, वो राम की शैली में बनाया गया है, इस पर बात दी। अगला पॉइंट आपका क्या है, वहां की बस कला की बात कर रहे हैं हम लोग, विशेषता है वहां के कला में क्या क्या है। आगे बात करें, मूर्तियों में शरीर के अंगों को धैर्य पूर्वक बनाया गया है। ऐसे नहीं कि कहीं मोटा बना दिया, कोई पतला बना दिया, मतलब जिस तरह के मतलब ग्रंथों में लिखा गया है, सेम वैसा ही बनाया गया है कि कौन किसका। जैसे भीम का है तो भीम के इतनी पतला बना देगा थोड़ी ना, भीम काफी मोटा था तो भीम का मोटा बनेगा। उसी प्रकार से जो भी, अगर फिगर देखिएगा हनुमान जी के, देखिएगा जहां भी देखिएगा फिगर मूर्ति, तो वहां पे देखिएगा बॉडी बिल्डर एकदम चेस्ट निकलल होगा, पूरा एकदम ऐसा बॉडी निकलल होगा। राम जी का कोई बॉडी निकल देखे हैं फोटो? कभी नहीं मिलेगा। जिसका मतलब दिखाया गया है वैसा ही मूर्ति बनाया जाता है, याद रखिएगा। याद रखना, वहां पे मूर्तियों के शरीर के अंगों का धैर्य पूर्वक बनाया गया था। यह बेसिकली गंधार की कला की विशेषताएं रहा। आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, और याद रखना, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा मेरे दोस्त, डेली क्लास चल रहा है, तो आप लोग आने के प्रयास कीजिएगा। 6 बजे क्लास चलता है डेली। चलिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। देखो, अब अशोक के अभिलेख मतलब समझिए, अभिलेख मतलब आज का जो ना कि पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक समझ रहे हैं ना। जैसे कि आज के जमाने में पुस्तक बिकाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति लिखता है, जिससे आपको सीधा बात करेगा। आज के आने वाला 100 साल के बाद देखिएगा, पढ़ेगा कोई ग्रंथ, हम लोग के भारत में क्या पढ़ेगा कि भारतीय संविधान के लेखक के बारे में बताइए। तो भारतीय संविधान कौन लिखा? तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी लिखे। तो इनके बारे में फिर पढ़ना पड़ जाएगा सभी को, हमको पता आज भी पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन जितना आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। सेम कंडीशन, जो अशोक के अभिलेख, जो अशोक कुछ भी लिखे हुए थे उसका टिप्पणी लिखना है। कैसे लिखते थे, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों इतिहास का 3 प्रकार से, यहाँ पे 3 प्रकार के राजदेश मिले हैं। 3 प्रकार के राजदेश मिले हैं, मतलब अशोक का जो अभिलेखन का 3 प्रकार के राजदेश मिले हैं, मतलब अलग अलग शहरों में उसका मिला है। सबसे पहला बात करें, इनमें सबसे प्रसिद्ध 7 राजदेश है। सबसे प्रसिद्ध 7 राजदेश है, उसके अभिलेखन में मिला है। यहाँ पे वो शासन किया था। सबसे पहला क्या है? दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, यहाँ पे उसका राजपुरवा जो बिहार में है, राजपुरवा, यहाँ पे लोरिया, साथ में यहाँ पे एराज, क्या जगह? एराज, जो बिहार में पड़ता है।
आदि स्थानों पर आदि स्थान पर पाए गए हैं। इसके अभिलेखन कहाँ-कहाँ पाए गए? मेरठ में, दिल्ली में, अजमेर में, अजमेर कर इलाहाबाद, दिल्ली, साथ में यहाँ पे राजपुरवा में, साथ में लोरिया में, साथ में इलाज। यहाँ पे यह चीज देखने को मिला है आदि, यहाँ पे पाए गए उसका अभिलेखन। साथ में आगे बात करें तो इसमें अशोक के धर्म और नीति का वर्णन है। जो भी अभिलेखन मिले हैं इतने शहरों में, जो शहर का नाम बताएं, वहां पे एक ही चीज कॉमन मिला है, अपने धर्म और नीतियों का उल्लेख किया है उस बुक में, उस अभिलेखन में। और सेकेंड बात करें उसका दूसरा का कहाँ मिला, तो दूसरी प्रकार में क्या है, दूसरी प्रकार के लेख लघु राज्य देश, और लघु राज्य देश के नाम से प्रसिद्ध है। लघु राज्य मतलब छोटे राज्य देश के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि बनारस, बनारस एक जगह आप बनारस घूमे, हाँ ये राजा हम के बनारस घुमाए, तो वहां पे एक है जगह सारनाथ, क्या है, सारनाथ बनारस, बनारस। सांची जो कि भोपाल में है, सांची, भोपाल, इलाहाबाद आदि स्थानों पर मिले हैं उसके अभिलेखन, जो लघु राज के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करें दो और तीसरा क्या है, तीसरा आपको देश के बाहर मिलते हैं। क्या देखो, देखो तीसरे प्रकार के तराई के स्तंभ के लेख है, तराई के स्तंभ के लेख है, तराई वाले क्षेत्र की बात करता है, स्तंभ के लेख है, जो कहाँ मिलता है, रूमदी, रूमदी, और कहाँ मिलता है, निगलीवा, रूमदी और निगलीवा नेपाल में देखने को मिलता है। तीसरा अभिलेखन उनका, जो में अपने नीति और धर्म की उल्लेख किया है। यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। और इस प्रकार से हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन आप पढ़ते हो, 10, 7, 5 अगर पूरे पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूं, मैं हर साल पढ़ा रहा हूं, आप लोग के लिए भी ला रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, केकेजी क्लासेस पर भेज दीजिए। आर्ट्स का स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर पर रह जाइए। चैनल का नाम बता रहा हूं आपको, साथ में क्लास 10 का भी क्लास डेली चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। डेली मैं क्लास लूंगा आपके लिए, और अपने तरफ से 100% मेहनत करूंगा। आपको कोई भी डाउट हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा ऑब्जेक्टिव के साथ, सब्जेक्टिव भी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।